नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जयपुर में राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जिनकी उपस्थिति में राजस्थान के नए सीएम ने शपथ ली। वहीं समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी पूरी तरीके से हमलावर नजर आई। गरिमा दौसानी ने कहा कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष धर्म का ठेका, देश का ठेका और कांग्रेस का ठेका ना ले। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में उनके अध्यक्ष रहते हुए 700 से अधिक हिंदू छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुफ्ती शमुन कासमी बताए कि वो वहां पर हिंदू बच्चों को वो क्या पढ़ा रहे हैं। काज़मी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि धर्म का ठेका, देश का ठेका, कांग्रेस का ठेका छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि मदरसों में 700 कुछ हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इस प्रदेश में या पूरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के मदरसों में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं, और वो आपके कार्यकाल में हुआ। सालों साल से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, इसलिए आप इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि क्यों मजबूर होना पड़ा हिंदू परिवार के माँ बापों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए, और मदरसों में आखिर उनको पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में मैं काज़मी जी से कहना चाहती हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा के। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमुन कासमी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने समाज के हर वर्ग को राष्ट्रवाद और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। गौ सेवा, गंगा राष्ट्रवाद सहित तमाम हिंदुओं को लेकर की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा में समीक्षा बैठक हुई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा भवन में अवैध रूप से काबिज अलग अलग श्रेणी की भूमि पर लोगों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। वहीं बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में वर्ग 3, वर्ग 4 में सम्मिलित श्रेणी की जमीनों पर सरकार ने नियमितीकरण का फैसला लिया था, जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, जिसको बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। प्रदेश में जो विभिन्न श्रेणी की जमीनें हैं, जो राज्य सरकार की जमीनें हैं, जिन पर अवैध रूप से वर्षों से लोग काबिज हैं, उन जमीनों में जो विभिन्न श्रेणी की है, काबिज लोगों को क्या विनियमितीकरण किया जा सकता है, इसको लेकर के कमेटी में ले सकते हैं। इसमें माननीय मंत्री रेखा आर्य जी और सौरभ मालवा जी सदस्य हैं। आज उसकी तीसरी बैठक थी। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स पर पुलिस ने की है कार्रवाई। फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में 13 अभियुक्तों पर कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अभियुक्तों की अवैध संपत्ति की गई है चिन्हित। जल्द ही होगी जब्तीकरण की कार्रवाई। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें, फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में 13 अभियुक्तों पर कार्रवाई की गई है। इसी के साथ बता दें, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और पुराने कलेक्ट्रेट भवन की भूमि पर पार्क निर्माण की मांग को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की है। बेनाम ने बताया है कि विधायक राजकुमार पौरी से भी हेरिटेज भवन के स्थान पर पार्क निर्माण के लिए बात की जाएगी। आपको बता दें कि पुराने कलेक्ट्रेट भवन को संरक्षित कर वहां पर हेरिटेज बिल्डिंग बनाने की मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। इसके लिए लोनीवी
की ओर से निविदाएं आमंत्रित किए जा चुके हैं। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष यशपाल मीनाम का मानना है कि इस स्थान पर हेरिटेज भवन के स्थान पर पार्क का निर्माण किया जाए, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणास्थल से जो घोषणा की गई थी, उसी क्रम में इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात इसमें जो लंबे समय से लंबित चल रहा था ये कार्य, इसे आरंभ करवाया गया और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई इसमें की जानी वो की जा रही है। ये जो हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, इसके संबंध में कल भी मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि इसमें कह देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस काम को रुकवाने में। तो अभी माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने डीएम को एक लेटर में लिखा है कि फिलहाल इस काम को रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर विधायक पूरी जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय विधायक जी, उनके द्वारा अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग न बने और यहाँ पे पार्क बने, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को मैं शासन स्तर पे पहुंचाऊंगा। और उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के MCH सेंटर को लीज ऑन में चलाने का तय किया है। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास MOU हुए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर समिट से पहले हो गया था। लेकिन आज जो बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिससे अब पहाड़ी इलाकों के रहवासियों को गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने गृहिणियों की समस्याओं के समाधान के लिए ईंधन सखी योजना शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों में ये योजना शुरू हो चुकी है। इसके लिए सरकार ने HP कंपनी से करार किया है। मिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं करेंगी। इनका ईंधन सखी नाम रखा गया है, लेकिन इस पर भी सियासत करवाने लगी है। देखिए, पहाड़ों में जो दूर दराज क्षेत्र हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर हैं, जहां सड़क मार्ग से भी दूर जाना पड़ता है, ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि उन महिलाओं के लिए, उन क्षेत्र में रहने वाले गरीब गुरुओं के लिए, कि वहाँ छोटा जो मिनी गैस है उसकी जो है वो पहुँचाने के लिए ईंधन सखी नाम की योजना प्रारंभ की है। उसके लिए जो है छोटी गैस एजेंसियाँ भी खोली जाएंगी और इन गैस एजेंसियों का जो संचालन है, वहाँ की जो महिलाओं के आधारित जो NGOs हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से उसको कराया जाएगा। तो इस योजना से एक तो लोगों के ऊपर का जो भार है वो कम होगा, कम पैसे में छोटी गैस लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, आने जाने में गैस को ले जाने दिक्कत जो होती है वो दिक्कत नहीं होगी। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो चिंता की जा रही है ये सराहनीय है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। ईंधन सखी योजना लॉन्च करने का मतलब ही यही है कि उज्ज्वला योजना फेल हो गई। अगर उज्ज्वला योजना बहुत बढ़िया चल रही थी तो फिर ईंधन सखी लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये नए नए शब्द, नए नए नारे कॉइन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि धरातल पर आपकी योजनाएं कारगर साबित नहीं हो रही हैं। आपने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी, लेकिन आपने एक सिलेंडर 1200 से ज्यादा का कर दिया। वहीं आपके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इससे पता लगा कि अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव था वहां आपने 450 का सिलेंडर ऑफर कर दिया। तो फिर बाकी राज्यों ने क्या बिगाड़ा है जहां 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं आप? तो उज्ज्वला योजना इतनी फेल योजना है कि जिन लोगों को इन्होंने चूल्हे और गैस सिलेंडर बांटे वो केवल 1 टाइम था, रिफिलिंग तो कराई नहीं।
और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब परिवार हैं उनके लिए भूते की बस की बात नहीं है कि वो 1200 का सिलेंडर बार बार रिफिल कराएं और परिजनों को खिलाएं, तो वो वापस चूल्हे चौके में पहुंच गए, वही लकड़ी में पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरी योजना लॉन्च करने का मतलब है कि आप ही के द्वारा लाई गई पहली योजना कारगर साबित नहीं हुई, उससे आपको जितना माइलेज मिलना था वो नहीं मिला, इसीलिए अब आप जनता को फिर जुमलों में फंसाना चाहते हैं। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि नए साल में इसे लागू करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है। वहीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के दौरान यूसीसी को लागू करने की घोषणा की थी और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान में ही इस बात की घोषणा पब्लिक के मध्य में करी थी कि हम लोग यूसीएफ को लेकर आएंगे और इसको जब हमें कॉमन सिविल कोड को हम जब लेकर आएंगे तो सबसे पहले राज्य के रूप में हम ही लोग होंगे जो इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और संपूर्ण कैबिनेट ने इस पर सहमति दी और उसके क्रम के बाद में चाहे वो कमेटी का बनना हो, चाहे कमेटी की रिपोर्ट आना हो, लगातार वो चीज़ें प्रोग्रेस में होती रही। निश्चित रूप से वो समय भी आएगा जब यह लागू होगा, चाहे वो विधानसभा सत्र में हो, चाहे विशेष सत्र में हो। मुझे लगता है कि उत्तराखंड पूरे देश के लिए, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए अपने आप में एक बिरला उदाहरण होगा। खबर लक्सर से है, जहां के बहादुरपुर खादर गांव में कई बाइक पर सवार होकर आए 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने लक्सरी व बहादुरपुर के बीच में एक दुकान पर बैठे युवक पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने युवक के ऊपर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। इस बीच घर वापस लौट रहे एक 9 साल के बच्चे के आंख के पास गोली लग गई। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। वो जमकर लाठी डंडे, धारदार हथियार चले हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी कुछ देर पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बहादुरपुर खादर में कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे हैं और पथराव हो रहा है और फायरिंग की भी सूचना आई थी। तो इस सूचना पे हमारा पुलिस बल जो है तत्काल मौके पे आ गया और मुझे भी सूचना मिली है, तो मैं भी यहाँ पर हूँ और पूछताछ चल रही है। इसमें संज्ञान में आया कि कुछ लड़के आपस में जो विवाद था, आपसी रंजिश निकालने के लिए आपस में पथराव और हाथापाई कर रहे थे और कुछ फायरिंग की भी बात इसमें प्रकाश में आई है। तो इसकी तस्दीक करके इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां वायु प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकेगा, जिसके चलते घंटाघर और परेड ग्राउंड को विक्रम के लिए फ्री जोन घोषित किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 दिसंबर को RTA की होने वाली बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही ये पाबंदी लागू हो जाएगी। देखिए, ऐसा एक प्रस्ताव हमारे RTA की बैठक जो 23 दिसंबर को होने जा रही है, उसके अंदर ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि जिसके अंतर्गत जैसे पूर्व में जो प्रेमनगर से विक्रम चलते थे उनको प्रभात सिनेमा से ही टर्न कराया जा रहा था, ऐसे ही एशले हॉल पर जो वहाँ से चलते हैं उनको किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घंटाघर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विक्रमों के चलने से बहुत ज़्यादा जाम की समस्या की पैदा हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए अच्छे फुटपाथ जो बनाए गए हैं उनका उपयोग हो सके। खबर रुड़की से है, जहां 5 दिन से लापता शाकिब का शव लंढौरा में मिला है, जिसके बाद मंगलौर पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग के अलर्ट होने के बाद हत्यारों के कई राजों से पर्दाफाश हो गया है। रुड़की के स्टेट बैंक की लूट की योजना बनाने पर शाकिब ने अपने 2 साथियों का साथ देने से इनकार कर दिया। शाकिब ने अपने साथियों की बैंक लूट की योजना अपने परिजनों को बता दी, तो दोनों साथियों ने शाकिब की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस और
CIU की टीम ने संयुक्त रूप से पूरे मामले का खुलासा कर दिया और इन लोगों को लूट के लिए ऑनलाइन इकट्ठा किए गए औजारों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पांच साल पहले जनपद हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एक रेप की वारदात हुई थी। वारदात के बाद घटना में शामिल एक आरोपी को घटना के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने इन पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया था। 5 साल बाद अब जाकर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनपद हरिद्वार में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2018 में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला के साथ में रेप किया गया था और विरोध करने पर उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस में 3 मुख्य अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त थे वो पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। इनमें से जो इन दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तो इनमें से जो एक अभियुक्त था, इसको लगभग 15 दिन पूर्व STF की टीम के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि साधु का वेश बनाकर कहीं मंदिर में रह रहा था। उसी पर आगे काम करते हुए जो तीसरा अभियुक्त था, उसको भी पकड़ने में STF की टीम के द्वारा सफलता हासिल की गई है। खबर रुड़की से है, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा मंगलौर कस्बे में अच्छी खासी सड़क को तोड़कर इंटरलॉकिंग टाइल्स रातों रात बिछा दी गई थी, जिसके किनारे सुबह ही टूट गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके काफी मना करने के बाद भी ठेकेदार ने उनकी एक नहीं सुनी, सड़क को दिन रात एक करके बना डाला, लेकिन अगली सुबह ही ये सड़क जगह जगह से टूट गई। ये पहले अच्छे थे और ये TW विभाग ने जो सड़क बनाई है, मगर ये इसमें इतनी मजबूती नहीं है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगी हुई है इसके अंदर। 2 ही दिन में इसका देखो क्या हाल हो गया है। ये आप देख भी सकते हो कि सड़कों की नाली भी बिल्कुल सारी बैठ गई है और साइडें भी टूट गई है और इनमें अच्छी तरह मजबूती के साथ भी नहीं काम। देहरादून पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट में शामिल 2 लाख के एक और इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। SSP देहरादून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि 6 से 8 राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन उन सभी में गिरफ्तारी और रिकवरी का प्रतिशत कम है। लेकिन देहरादून पुलिस ने STF की मदद से इस लूट प्रकरण के 9 आरोपियों को केवल 1.5 माह में गिरफ्तार कर लिया है। इसमें लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब इसके अगले चरण में इनसे रिकवरी की जाएगी, क्योंकि इस तरीके के गैंग के सदस्य मॉडस ऑपरेंडी के तहत प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए बता दूं कि इसमें अगर आपकी जानकारी बता रहा हूं कि 6 से 8 स्टेट्स में घटनाएं हुई हैं और जो रिकवरी परसेंटेज वो काफ़ी लो है, अरेस्टिंग का परसेंटेज भी काफ़ी लो है। लेकिन जिस तरह से देहरादून पुलिस और यहाँ पर STF ने मिलकर 1 माह के अंदर, 1.25 माह के अंदर 9 लोग को अरेस्ट किया, इसमें 3 इसमें मेन जो आने वाले थे वो अरेस्ट हो गए। सेकंड पार्ट आता है उसका रिकवरी का। तो नेचुरल सी बात है, मैंने बताया इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी जो करने वाले हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो ज्वेलरी लेकर अपने घर या कहीं का बंटवारा नहीं होता है, वो सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड में पास ऑन हो जाती है। तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत अर्ली है, मैं सबको अभी मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब हम सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम रिकवरी के प्रयास के आगे इसमें रखेंगे। खबर देहरादून से है, जहां SSP देहरादून ने गुड समरिटियन स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले 8 वॉलंटियर्स को सम्मानित किया। वहीं SSP अजय सिंह ने बताया कि अगर सड़क में किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो और किसी भी व्यक्ति घायल व्यक्ति की मदद करता है तो उसके सम्मानित किया जाएगा और साथ ही 3000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा। और CBI और ED के देश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद की 31 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति अटैच की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड के अधिकारियों में भ्रष्टाचार करने को लेकर भय का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों उत्तराखंड के कई अधिकारियों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। कई अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि पूर्व DFO अधिकारी किशन चंद हैं, जिनके खिलाफ ED ने एक्शन लिया।
पूर्व डीएफओ किशन चंद की 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हुई है। वैसे तो पूर्व डीएफओ किशन चंद जी के सियासी कनेक्शन के किस्से भी कम दिलचस्प नहीं है। उन किस्से कहानियों का जिक्र आगे करेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बुधवार को पूर्व डीएफओ अधिकारी किशन चंद की हरिद्वार जिले में एक स्कूल भवन और रुड़की जिले के एक स्टोन क्रशर प्लांट पर पीएमएलए के तहत अटैच किया गया है। इनका मालिकाना हक उनके पास नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के पास है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 31 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वैसे तो पूर्व डीएफओ किशन चंद पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर 2019 में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इन पूर्व अधिकारी के राजनेताओं और साधु संतों के साथ अच्छे रिश्तों के भी खूब किस्से चर्चाएं उठी। राजनीतिक दखल और उनकी राजनीतिक ताकत का जिक्र करें तो किशन चंद की पत्नी का भी कांग्रेस से एक बड़ा सफर रहा है। उनकी पत्नी कांग्रेस से हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष रही। इतना ही नहीं, 2012 में रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा, जिसके बाद किशन चंद की पत्नी ने भाजपा का दामन 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त थाम लिया था। फिर खूब चर्चाएं हुई। वहीं अब इस एक्शन के बाद सियासी क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी है। कांग्रेस का दावा है कि उनके शासनकाल में अधिकारी और नेताओं का ज्यादा पर्दाफाश हुआ। वहीं भाजपाई कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, अगर भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा चोट किसी सरकार ने करी और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर गाज किसी सरकार ने गिराई है तो कांग्रेस की सरकार है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ। आंकड़े प्रमाण खुद देते हैं। इसलिए आंकड़े तो यही बताते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में लोग डरते थे, उनके हाथ कांपते थे गलत काम करने में। लेकिन आज जिस तरह से नोटों की खेपें पकड़ी जा रही हैं, चाहे वो पीयूष जैन के घर से हो, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, ये खुद गृह मंत्री ने कहा। कांग्रेस के समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई और लोगों का कहीं रसूख था, सरकारों का, प्रशासन का, शासन का एक डर, एक भय था अपराधियों में। अब वो भी खत्म हो गया। कांग्रेस के समय ऐसी कार्रवाई होती हुई नहीं देखी गई है। हमारी जनता के साथ कमिटमेंट भी है और हम एक चीज़ लेके भी जा रहे हैं कि राज्य में कहीं पर भी कोई अगर भ्रष्टाचार को संरक्षण देगा, कोई गलत काम करेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, कोई फर्जीवाड़ा करेगा, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राज्य सरकार ने इस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार जनता के साथ कमिटमेंट भी किया कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लोगों के साथ घोटाला करेगा, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। हम बहुत ईमानदारी से इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, नशा मुक्त करना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में राज्य गठन से लेकर अब तक अधिकारी और नेताओं पर सीबीआई के हंटर चले हैं। उत्तराखंड गठन के बाद कई अधिकारी और नेताओं पर सीबीआई और ईडी का पंजा चला, जिसका जिक्र भी कर लेते हैं। सीबीआई ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उस लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर जांच की आंच है। साथ ही बीज घोटाले की जांच के साथ साथ कई घोटालों की जांच कोर्ट के द्वारा सीबीआई कर रही है। उत्तराखंड में रणवीर फेक एनकाउंटर का मामला भी खूब सुर्खियां बटोर रहा था और उस पे सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई ने 18 पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई का एक आधार तैयार किया। वहीं यूकेएसएससी घोटाले के वक्त पूर्व भाजपा नेता हाकम सिंह और उनके साथियों की तमाम ठिकानों पर 1 करोड़ 14 लाख की राशि को जब्त किया गया था। और अब ये ईडी का एक्शन पूर्व डीएफओ किशन चंद के भ्रष्टाचार की लंबी कहानी को बयां कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या किशन चंद के भ्रष्टाचार के हौसले के पीछे राजनीतिक संरक्षण भी था? तुषार गुप्ता,
इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।